Bismillahirrahmanirrahim. This is the second part of the ultrasonography or ultrasound imaging. In A-scan ultrasonography, the echoes are represented as spikes rising from a baseline. Baseline से spikes rise होते हैं. ये सारी बातें मैं जल्दी जल्दी रीड करूँगी because ये previous lecture में मैंने आप लोगों को बता दी हैं. The stronger the echo, the higher the spike. ये हो गया. For example, the vitreous is less dense and the vitreous hyaloid, which in turn is much less dense than the retina. कह रहे हैं कि विट्रस जो है विट्रस हाइलॉइड से लेस डेंस है, विट्रस हाइलॉइड जो है वो रेटिना से लेस डेंस है. तो मैं बता देती हूँ कि जो स्पाइक है वो विट्रस से जो और हाइलॉइड से जो मिलेगी वो शॉर्ट होगी एज कम्पेयर टू द रेटिना. इन बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी द इक्वल्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ मल्टीट्यूड ऑफ द डॉट्स दैट टुगेदर फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन. बहुत सारे डॉट्स मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, इमेज दे देते हैं स्क्रीन पर स्ट्रक्चर की. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इको होगा उतना ब्राइटर डॉट होगा और जितना वीकर इको होगा उतना जो लेस ब्राइटर डॉट है वो अचीव होगा. फॉर एग्जांपल द डॉट दैट फॉर्म द पोस्टीरियर विट्रस हाइलॉइड मेम्ब्रेन आर नॉट एज ब्राइट एज द डॉट दैट फॉर्म द रेटिना. दिस इज वेरी यूजफुल इन डिफरेंशिएटिंग अ पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट अ बिनाइन कंडीशन फ्रॉम अ मोर हाईली रिफ्लेक्टिव रेटिनल डिटैचमेंट अ ब्लाइंडिंग कंडीशन. कहते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट को रेटिनल डिटैचमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है कि पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट से जो इमेज आती है वो इतनी ब्राइट नहीं होती, जबकि रेटिनल जो डिटैचमेंट है उसकी इमेज ब्राइट होती है. क्यों? क्योंकि रेटिना से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर वेव आती हैं वो ज़्यादा ब्राइट डॉट देती हैं क्योंकि वो डेंस है रेटिना. जबकि विट्रस डिटैचमेंट का हमें इस तरह से पता चलता है कि जो इमेज बनेगी वो इतनी ब्राइट नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू द रेटिनल डिटैचमेंट में जो बन रही है, बिकॉज जो विट्रस हाइलॉइड मेम्ब्रेन है वो लेस डेंस है तो उससे आने वाले जो डॉट्स होंगे वो भी लेस ब्राइट होंगे. बेसिक फिजिक फिर आ गई है. ऑन ए स्कैन द ग्रेटर द परपेंडिकुलरिटी द मोर स्ट्रिपली राइसिंग द स्पाइक इज फ्रॉम बेस लाइन एंड द हायर द स्पाइक. इसका ये मतलब है कि ए स्कैन में बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर आप रखोगे प्रोब को स्ट्रक्चर के तो उतनी ज़्यादा स्टीपली राइसिंग द स्पाइक होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्पाइक बनेगी बेस लाइन से. On B scan, the greater the perpendicularity, the brighter the dots on the surface of the area of the interest. कहते हैं surface of the area of interest पे आपने अगर probe को perpendicular रखा है तो आपके पास brightness ज़्यादा आएगी. तो ज़्यादा brightness और ज़्यादा high spike का मतलब ये हो गया कि आपकी resolution अच्छी है. Perpendicularity to the area of interest always should be maintained to achieve the strongest echo possible for that structure. कहते हैं परपेंडिकुलरिटी जितनी ज़्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे होगी तो उतने ज़्यादा पॉसिबल है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इको आए. द साइज एंड शेप ऑफ द सर्फेस एट ईच इंटरफेस आल्सो इफेक्ट दैट रिफ्लेक्शन. उस स्ट्रक्चर का यानी विट्रस हो या फिर रेटिना हो कॉर्निया, उसका जो साइज और शेप है वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है रिफ्लेक्शन को. तो रिफ्लेक्शन को किस किस चीज़ ने इफेक्ट किया? एक तो डेंसिटी ने किया. जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ज़्यादा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है उसमें ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा हमारे पास अगर शॉर्ट वेव लेंथ है तो ज़्यादा क्या होगी, हाई रेजोल्यूशन होगी. लेकिन इसके अलावा जो साइज और शेप है जो स्ट्रक्चर का वो भी रिफ्लेक्टिविटी को क्या कर रही है, इफेक्ट करवा रही है. एब्जॉर्प्शन के बारे में तो पता है कि जब रे ऑफ साउंड, मैं बार बार लाइट मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली लाइट के बारे में पढ़ा था. जब रे ऑफ लाइट हो या रे ऑफ साउंड हो किसी भी चीज़ में जाती है और रिटेन हो जाती है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. अल्ट्रासाउंड इज एब्जॉर्ब बाय एवरी मीडियम थ्रू विच इट पासेस. कहते हैं इसी तरह अल्ट्रासाउंड भी जो है जिस मीडियम के अंदर जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो, कुछ अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होगी. द मोर डेंस द मीडियम द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन. कहते हैं जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी मीडियम की उतनी ग्रेट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी. ठीक हो गया. द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये पॉइंट याद कर लें. द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड लिड स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ द साउंड. कहते हैं कि लिड जो है वो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी. व्हेन बी स्कैन इज परफॉर्म थ्रू द क्लोज्ड आई, जब हम क्लोज्ड आई पे बी स्कैन करते हैं तो जो हमारे पास इमेज है पोस्टीरियर सेगमेंट की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है? लिड आपने बंद आँख का जब आप स्कैन कर रहे हो तो जो हमारे पास लिड है वो ज़्यादा डेंस है, उसमें एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही है. तो जाहिर बात है जिस चीज़ की एब्जॉर्प्शन अब ज़्यादा हो रही है तो कम रिफ्लेक्शन होगी ना. मशीन के अंदर प्रोब के अंदर जो साउंड वेव्स है वो कम आएगी तो हमारे पास इमेज जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी. देखो जब प्रोब आप आई के ऊपर रख रहे हो, आई आपकी बंद है, डेंस चीज़ बीच में आ गई तो रे ऑफ लाइट लिड के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गई, आगे तो जा ही नहीं रही, पोस्टीरियर सेगमेंट तक पहुंच ही नहीं रही, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना इमेज. देयरफॉर बी स्कैन ऑलवेज शुड बी परफॉर्म ऑन द ओपन आई. इसलिए कहते हैं कि बी स्कैन को हमेशा हमेशा ओपन आई में परफॉर्म करना चाहिए अनलेस द पेशेंट इज अ स्मॉल चाइल्ड और हैज़ एन ओपन माउंट.
अगर तो बच्चा नहीं है या फिर कोई बाउंड वगैरह नहीं है तो आपको हमेशा जो बी स्कैन है वो खुली आंख पे ओपन आई में परफॉर्म करनी चाहिए ड्यू टू दिस लिड. Likewise, when performing an ultrasound through a dense cataract as opposed to the normal crystalline lens, more of the sound is absorbed by the dense cataracteous lens and less is able to pass through the next medium, resulting in weaker echoes and images on the both A scan and B scan. ये सारी बातें तो बहुत आसान है. कह रहे हैं कि अगर कैटरिक होगा तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी आपकी जो वेव है, सॉरी जो इमेज है वो, क्योंकि सारी की सारी वो जो डेंस हो गया, डेंस पे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है. नॉर्मल लेंस में इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही क्योंकि उसमें कैटरिक नहीं है और वो इतना ज़्यादा डेंस भी नहीं है, तो ज़्यादा अच्छी इमेज बनेगी. लेकिन जो कैटरेक्टियस लेंस है उसकी अगर आप कर रहे होगे तो जो वेव ऑफ साउंड है वो नेक्स्ट मीडियम तक जा ही नहीं सकेगी, तो आपके पास जो रिजल्टिंग इकोज हैं वो वीक होंगी दोनों ए स्कैन और बी स्कैन में. फॉर दिस रीजन द बेस्ट इमेजेस ऑफ द posterior segment are obtained when the probe is in contact with the sclera rather than the corneal surface by passing the crystalline lens or intraocular lens implant. लेकिन इस केस में अगर एक बंदे को कैटरिक है और आपको पता है कि उसको कैटरिक है तो आपको चाहिए कि आप प्रोब कॉर्निया के ऊपर रखने के बजाय स्क्लीरा के ऊपर रखो, ताकि जो रास्ते में लेंस है वो ना आए. स्क्लीरा के ऊपर रखोगे, इमेजिन करो पीछे एक डायग्राम था जिसमें उन्होंने स्क्लीरा के ऊपर रखा हुआ था तो बीच में सारा कुछ छोड़ दिया था, तो वो विट्रस और रेटिना वगैरह की आपको पोस्टीरियर सेगमेंट की अच्छे से क्या दे देगा, इमेजेस दे देगा. व्हेन calcification of tissue is present, there is so much absorption and such a strong reflection of the echo back to the probe that there is no signal posterior to that medium. This is referred to as shadowing. क्या कह रहे हैं कि अगर टिश्यू की बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन मौजूद है तो एब्जॉर्प्शन जाहिर बात है उसमें ज़्यादा होगी क्योंकि स्ट्रक्चर डेंस हो गया. तो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ द इको बैक टू द प्रोब that there is no signal posterior to that medium. तो जो जिस टिश्यू की कैल्सिफिकेशन है उसके पीछे वाले स्ट्रक्चर के लिए तो आपका सिग्नल जा ही नहीं पा रहा, तो इसको क्या कहते हैं, शेडोइंग. तो इस प्रोसेस को शेडोइंग बोलते हैं. एक डेंस चीज़ है रास्ते में, सिग्नल गए, सॉरी वेव गई, वापस उसी स्ट्रक्चर से सिग्नल आए, उसके पीछे वाले स्ट्रक्चर से नहीं आए, तो इस प्रोसेस को शेडोइंग बोलते हैं. ठीक हो गया. क्वांटिटेटिव इकोग्राफी, इको जो कि सिग्नल वापस आ रहे थे स्ट्रक्चर से और प्रोब के अंदर इमेज दे रहे थे उसको ग्राफ की फॉर्म में देना है. ए स्कैन रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी कैटेगरीज, ये कैटेगरीज हैं कि जो इको है, जो रिफ्लेक्शन है, अगर वो एक्सट्रीमली लो है तो स्पाइक हाइट इतनी होगी, अगर थोड़ी सी लो है तो इतनी होगी, अगर मीडियम है तो इतनी होगी. ये सारी याद करने की चीज़ है. Interactions of ultrasound in tissues, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. जब अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स अंदर जाती हैं या तो उससे रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द रेज फ्रॉम द सरफेस, और रिफ्रैक्शन बोलते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, सॉरी द बेंडिंग ऑफ रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. स्कैटरिंग बोलते हैं एक चीज़ अंदर गई, स्ट्राइक की और ऐसे 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 स्कैटर हो गई तमाम डायरेक्शन में. एब्जॉर्प्शन बोलते हैं एक चीज़ अंदर गई और अंदर ही जाके रिटेन हो गई, ना ट्रांसमिट हुई, ना रिफ्लेक्ट हुई और ना रिफ्रैक्ट हुई. तो कहते हैं अल्ट्रासाउंड क्या करता है, एक तो रिफ्लेक्शन भी करता है, रिफ्रैक्शन भी कर सकता है, स्कैटरिंग भी कर सकता है और एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है. ठीक हो गया. बी स्कैन आर्टिफैक्ट्स, वेरियस अकाउस्टिक आर्टिफैक्ट्स में बी encountered. ठीक हो गया. इफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड may result in misinterpretations. रिवर्बरेशंस, मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं इसमें. शेडोइंग होती है, मैंने बताया था कि अंदर सिग्नल जाएगा, अगर कैल्सिफिकेशन होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पीछे वाले स्ट्रक्चर से जो है वो सिग्नल नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, शेडोइंग. इस प्रोसेस को कहते हैं. बॉम्ब्स, आर्टिफैक्ट्स दैट अपीयर एज अ डिविजन ऑफ द फंडस. इसका बता रहे हैं कि बॉम्ब बम्स क्या होते हैं. फंडस, आर्टिफैक्ट्स दैट अपीयर एज एलिवेशन ऑफ द फंडस. ऐसे आर्टिफैक्ट्स आते हैं कि जो फंडस की एलिवेशन को शो कर रहे होते हैं. काज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड बीम एज इट स्वीप्स थ्रू द पेरिफेरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेंस. जो लेंस की पेरिफेरी से बीम जो है स्वीप होके रिफ्रैक्ट होके जाती हैं. व्हेन एक्सियल अप्रोच इज यूज्ड can be misinterpreted as tumor or they may give the
इमर्जन ऑफ अ पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा। पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा जानते हो, पीछे से जो यूवियल ट्रैक्ट वगैरह की। बेस स्कैन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गए, ठीक है। कहते हैं कि रिकॉग्नाइज करने में हमें क्या हो जाता है, कोई चीज़ हम सही से रिकॉग्नाइज नहीं होता, मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। रिवर्बरेशंस बोलते हैं कि बहुत सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ गई हैं, तभी आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आ रही। शेडोइंग हो जाती है, जैसे कि लेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि लेंस में अगर कैटरिक है तो पीछे वाले स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, तो शेडोइंग होती है, तो उससे हमारे पास मिस इंटरप्रिटेशंस हो जाती है। बम्स के बारे में पढ़े, ये सारे बता रहे हैं कि फंडस एलिवेशन शो हो जाती है, या फिर एक्सियल अगर वो करें, क्या कहते हैं, एक्सियल अप्रोच यूज़ करें तो लेंस से की पेरिफेरी से रेज आना शुरू हो जाती है, उसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। फिर इसके अलावा हम लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि शायद ट्यूमर है या फिर पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, ये डिसीज़ है कि जिसमें आउट पाउचिंग हो जाती है, आई थिंक यूवीएल ट्रैक्ट की। और इसके अलावा कहते हैं इन आर्टिफैक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि प्रोब को रिपोजिशन किया जाए लिम्बस के पेरिफ्री में। इसके अलावा फोर्थ आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जा रहा है कपलिंग फ्लूइड इंसफिशेंसी। कपलिंग फ्लूइड मतलब फ्लूइड इंसफिशेंसी की वजह से सही कपलिंग नहीं हुई प्रोब और फ्लूइड वगैरह की। आरटी नीचे कुछ लिखा हुआ है, आर्टिफैक्ट्स ऑफ साउंड बीम इंसिडेंस। साउंड बीम इंसिडेंस सही से नहीं हो रही, इस वजह से कोई आर्टिफैक्ट आ गया, ठीक हो गया। तो ये सारे बता रहे हैं कि इन आर्टिफैक्ट्स की वजह से हमें मिस इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑप्थेल्मिक अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज व्हाट इज नोन एज द पल्स इकोसिस्टम। कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको पल्स इकोसिस्टम भी बोलते हैं। पल्स इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इमिटेड पल्सेस ऑफ साउंड। इससे साउंड की पल्सेस जो हैं वो इमिट होती हैं, ईच फॉलोड बाय अ ब्रीफ पॉज माइक्रोसेकंड। कहते हैं ये माइक्रोसेकंड के लिए रुकती है फॉर द रिसीविंग ऑफ इकोस, यानी कि आई के अंदर जाएगी तो माइक्रोसेकंड तक रुकेगी और फिर वापस आएगी इको की फॉर्म में। एंड प्रोसेसिंग टू द डिस्प्ले स्क्रीन, और प्रोसेस होकर डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। द एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिस्प्ले कैन बी अल्टर्ड बाय एडजस्टिंग द गेन। अब गेन के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो एम्पलीफिकेशन होती है, यानी कि वो जो एम्पलीट्यूड वाली जो स्पाइक्स बन रही थी डिस्प्ले पे, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं गेन को एडजस्ट करके, विच इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स। गेन किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, ये इसका यूनिट है। एडजस्टिंग द गेन डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। कहते हैं गेन को एडजस्ट करने से आप चेंज नहीं कर सकते वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन सेंसिटिविटी जो है इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले स्क्रीन की वो चेंज होगी गेन को अल्टर करने से। किस तरह से अभी बताती हूँ। व्हेन द गेन इज़ हाई, अगर गेन को हम हाई कर लेंगे वीकर सिग्नल्स आर डिस्प्लेड। देखें इन्वर्स रिलेटेड है, गेन को जब हाई करेंगे तो वीकर सिग्नल डिस्प्ले होंगे, जैसे कि विट्रस ओपेसिटीज़ एंड पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट वगैरह से के लिए हम लोग गेन को हाई कर देते हैं। मीन टू से जब गेन को आप हाई कर देंगे तो जो डिस्प्ले स्क्रीन पे सिग्नल्स आएंगे वो वीकर सिग्नल्स होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि विट्रस ओपेसिटीज़ और पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट वगैरह से सिग्नल आए हैं। जब गेन को लो कर देंगे तो वीकर सिग्नल जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे और सिर्फ स्ट्रॉन्गर इकोज और जो सिग्नल है वो रह जाएंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि हम रेटिना को देख रहे हैं और हार्ड स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। मीन टू से कि अगर हम हार्ट डेंस जो मीडियम है लाइक रेटिना वगैरह कॉर्निया लेंस वगैरह देखना चाहते हैं तो हम गेन को लो रखेंगे, तो हमारे पास व्हीकल सिग्नल जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, सिर्फ स्ट्रॉन्गर इकोज जो है वो प्रोब में आके आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे रेटिना की इमेज दे देगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम लेस डेंसर जो मीडियम है जो स्ट्रक्चर्स है वो देखें लाइक विट्रस ओपेसिटीज़ पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट वगैरह, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम गेन को हाई रखें। गेन को जब हाई रखेंगे तो सिग्नल जो हैं वो लो सिग्नल्स हमारे पास आएंगे, बाकी जो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी वगैरह है साउंड वेव की वो सेम ही रहेगी। ये सिर्फ सेंसिटिविटी को चेंज कर रही है इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो सेंसिटिविटी की अब समझ आ गई कि स्ट्रॉन्ग करेगी या तो सिग्नल को या फिर वीक करेगी। ये दोनों गेन और जो सिग्नल्स हैं आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। हाउएवर देयर इज बेटर रेजोल्यूशन और डिटेल ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द गेन इज लोअर्ड। कहते हैं जब गेन लो करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आती है,
क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है स्ट्रॉन्ग इकोज़ आ रहे हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग इकोज़ आएंगे तो ज़्यादा अच्छी इमेज बनेगी। टिपिकली ऑल एग्जामिनेशंस बीइंग begin on highest gain so that no weak signals are missed। कहते हैं जब स्टार्ट की जाती है एग्जामिनेशन तो हाईएस्ट गेन से स्टार्ट की जाती है। हाईएस्ट गेन का क्या मतलब है कि वीक सिग्नल्स आएंगे। वीक सिग्नल्स कहाँ से आते हैं? लेस डेंसर एरियाज से आते हैं, ताकि जो कोई भी जो वीक सिग्नल है वो मिस्ड ना हो। देन द गेन इज रिड्यूस्ड एज नेसेसरी फॉर गुड रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सिग्नल। सबसे पहले जब एग्जामिनेशन स्टार्ट की जाती है तो गेन को हाई रखा जाता है, ताकि जो वीक सिग्नल्स हैं विटर्स वगैरह से वो मिस ना हो जाएं, वो भी आएँ और हमें विटर्स वगैरह भी हम एग्जामिन कर लें। फिर उसके बाद गेन को हम लोग लो करते हैं। जब लो करेंगे तो रेजोल्यूशन गुड होगी, और जो हाई डेंसर मीडियम वाले जो स्ट्रक्चर्स, हाई डेंसिटी वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आएंगे। तो ये प्रोसीजर्स होता है हमारे पास। ठीक हो गया। द प्रोप इज यूजली ओवल इन शेप। कहते हैं प्रोप का जो शेप है ना वो ओवल शेप होता है। देयर इज अ मार्कर यूजली अ डॉट और लाइन ऑन द साइड ऑफ द प्रोप हैंडल नियर इट्स फेस। कहते हैं फेस जो है वो प्रोप का क्या होता है? ओवल शेप होता है, और इसके फेस पे ही कहीं पे मार्कर मौजूद होता है, जो कि या डॉट की फॉर्म में होगा या फिर लाइन की फॉर्म में होगा। नोइंग द ओरिएंटेशन ऑफ द मार्कर ऑल द टाइम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अपर पोर्शन ऑफ द इकोग्राम। कहते हैं जब हम प्रोब रखते हैं तो उस पर जो मार्कर है, जो लाइन है, जो डॉट है, उसको हमेशा उसकी पोजीशन पे नज़र रखना ज़रूरी होता है। वो इसलिए ताकि जो अपर पोर्शन है इकोग्राम का वो डिटेक्ट कर सके हम लोग। मीन टू से कि जो मार्कर होगा, यानी कि लेट सपोज प्रोप मैंने इस तरह से रखा है कि मार्कर सुपीरियरली आया हुआ है, तो जब सुपीरियरली आया हुआ है तो हमें पता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्कर की पोजीशन को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए बता सकते हैं कि ये अपर पोर्शन है। नहीं समझ आई फिर से समझा देती हूँ। जो ओरिएंटेशन है मार्कर की वो हर टाइम जाननी ज़रूरी है। लेट सपोज मैंने प्रोब रख दिया, अब मुझे देखना चाहिए कि ये प्रोब मैंने मीडियल साइड पे रखा है, मैंने लेटरल साइड पे रखा है, इन्फीरियर साइड पे रखा है या सुपीरियर साइड पे रखा है। तो जिस भी पोजीशन पे मैंने रखा होगा प्रोब मार्कर, वो हमें अपर पोर्शन बताता है इकोग्राम का। इकोग्राम यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है उसका जो अपर पोर्शन है वो असल में हमें बता रहा है मार्कर। मार्कर की पोजीशन से हमें पता चल रही है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द अपर पोर्शन ऑफ द इकोग्राम। इकोग्राम का अपर पोर्शन शो कर रहा होता है। ठीक हो गया। आगे जाते हैं, क्लियर हो जाएगा। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ट्रांसड्यूसर अकर्स अलोंग द लॉन्ग पोर्शन ऑफ द ओवल, दस द स्लाइस इमिटेड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्कर। कहते हैं बैक और फोर्थ मोशन की जाती है ट्रांसड्यूसर की, और ये लॉन्ग पोर्शन ऑफ द ओवल में होती है और स्लाइस सिमेट्री होके आता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्कर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वही बता रहे हैं कि प्रोब रखो और किस तरह से मार्कर की पोजीशन पे आप लोगों ने फोकस करना है, बिकॉज वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इकोग्राम का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो मार्कर को ही बता रहा होता है। मीन टू से हमने प्रोब रख दिया आई के ऊपर, और आई जो मार्कर है वो हमारे पास लेटरल साइड पे मौजूद है। तो लेटरल साइड पे, टेम्पोरल साइड पे हमें पता है क्या होता है, मैकुला मौजूद होता है। तो इकोग्राम पे जो ऊपर वाली इमेज होगी वो मैकुला की होगी, और जो नीचे वाली इमेज होगी वो ऑप्टिक डिस्क की होगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मार्कर की पोजीशन से बता सकते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैकुला को शो कर रहा है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसको शो कर रहा है, ऑप्टिक डिस्क को शो कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इफ द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट इज एट द 3 o'clock पोजीशन, कहते हैं कि आप देखना चाहते हो 3 o'clock पोजीशन को। द प्रोब फेस इज हेल्ड ऑन द ग्लोब एट द 9 o'clock पोजीशन। राइट आई को कंसीडर करें, अपनी राइट आई को ले लें। ठीक है, किस तरह से होगा? इस तरह से होगा कि राइट आई पे आपके पास ऊपर जो सुपीरियर पार्ट होती है आई की, उस पर क्या होता है, 3 o'clock पोजीशन होता है, और जो इन्फीरियर पार्ट होता है, सॉरी, जो सुपीरियर पार्ट होता है वो 12 o'clock पोजीशन होती है, और जो नीचे वाला इन्फीरियर पार्ट है आई का वो 6 o'clock पोजीशन को शो करता है। और राइट साइड पे आई के क्या होता है, 9 o'clock पोजीशन होती है, और राइट आई के लेफ्ट साइड पे जो है वो 3 o'clock पोजीशन होती है। सब मैं बना के दिखाती हूँ आपको।
इस तरह से ये आई है, ये राइट आई है, ठीक है मेरी। तो कह रहे हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर 3 ओ क्लॉक है, यानी कि ये वाली पोजीशन है, ये राइट आई मैंने लीव किया ना, तो 3 ओ क्लॉक पोजीशन मेरे पास कौन से साइड पे आई हुई है, नेजल साइड पे आई हुई है। यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिक डिस्क वाला एरिया जो है वो इंटरेस्ट का एरिया, वो आप देखना चाहते हो। दैट द प्रूफ फेस इज हेल्ड ऑन द ग्लोब एट द 9 ओ क्लॉक पोजीशन विद द मार्कर एम्ड अपवर्ड। ये आई है, ये 3 ओ क्लॉक वाले पोजीशन आप देखना चाहते हो आई के अंदर। प्रोब को आप रखोगे 9 ओ क्लॉक पोजीशन पे, और मार्कर जो है वो कहाँ होगा, सुपीरियरली होगा। यानी कि प्रोब इधर रखोगे लेकिन इसका मार्कर जो है वो इसका फेस कहाँ होगा, सुपीरियरली होगा। द सेंटर ऑफ द प्रोब इज एम्ड एट द 3 ओ क्लॉक पोजीशन। द सेंटर ऑफ द प्रोब इज एम्ड एट द 3 ओ क्लॉक पोजीशन। मीन टू से मार्कर ऐसे रखेंगे हम लोग, जब मार्कर ऐसे रखेंगे तो जो सेंटर होगा प्रोब का वो 3 ओ क्लॉक पोजीशन की तरफ होगा, और जो मार्कर होगा वो कहाँ है, सुपीरियरली है। विच अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ राइट साइड ऑफ द इकोग्राम द एरिया ऑफ बेस्ट रेजोल्यूशन। बेस्ट रेजोल्यूशन का एरिया इकोग्राम में कहाँ पर मौजूद होता है, राइट साइड ऑफ द इकोग्राम में होता है। इकोग्राम होगा, पूरा एक इकोग्राम होगा डिस्प्ले स्क्रीन में, तो उस पर जो राइट साइड होगा उस राइट साइड पे हमें ये 3 ओ क्लॉक वाला दिखाई देगा, जिस पे हमने प्रोब का सेंटर रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो इससे हमें क्या आप समझ आई कि अगर हम लोग 9 ओ क्लॉक पोजीशन को देखना चाहते हैं तो प्रोब को 3 ओ क्लॉक पोजीशन पे रखोगे, अगर 12 ओ क्लॉक पोजीशन पे देखना चाहते हैं तो 6 ओ क्लॉक पोजीशन पे रखोगे प्रोब को, एंड वाइस वर्सा। तो अपन 3 ओ क्लॉक को देखना चाह रहे थे तो 9 ओ क्लॉक पे रखा, प्रोब का सेंटर जो है 3 की तरफ होगा और जो मार्कर था वो 12 की तरफ होगा। फिर क्या पढ़ा हमने, ओके, द टॉप ऑफ द राइट साइड ऑफ द इकोग्राम रिप्रेजेंट द 12 ओ क्लॉक पोजीशन। जाहिर बात है वो जो मैंने डायग्राम बनाया था, प्रोब हमने सुपीरियरली रखा, सॉरी मार्कर जो है वो सुपीरियरली रखा था, तो वो क्या बता रहा था, 12 ओ क्लॉक पोजीशन बता रहा था। सिंस दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द मार्कर, वो ओरिएंटेशन थी मार्कर की, एंड द बॉटम ऑफ द इकोग्राम ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स द 6 ओ क्लॉक पोजीशन। सिंस दैट इज द पोर्शन ऑपोजिट टू द मार्कर, क्योंकि जो अपर पोर्शन हमने क्योंकि बताया ना कि जो मार्कर होता है वो टॉप पोजीशन को शो करता है, तो 12 ओ क्लॉक को शो करेगा, जबकि उसके नीचे वाला जो होगा वो 6 ओ क्लॉक पोजीशन को शो करेगा, सिंस दैट इज द पोर्शन ऑपोजिट टू द मार्कर। Therefore, the slice of the tissue on the right side of the display is from the 12 ओ क्लॉक पोजीशन टू द 6 ओ क्लॉक पोजीशन विद द 3 ओ क्लॉक पोजीशन इन द सेंटर। कहने का मतलब ये था 3 ओ क्लॉक पोजीशन हमने देखनी थी, 9 ओ क्लॉक पे हमने प्रोब रखा था, सेंटर प्रोब का 3 की तरफ था, मार्कर जो था वो सुपीरियरली रखा था। तो हमें पता है जिस डायरेक्शन में मार्कर होता है वो 12 ओ क्लॉक पोजीशन को शो करेगा, टॉप वाली को, और उसके अपोजिट जो है वो 6 ओ क्लॉक होगा। तो राइट साइड पे ऊपर की तरफ 12 होगा, नीचे की तरफ 6 होगा, दरमियान में जो होगा वो 3 ओ क्लॉक होगा। तो 3 ओ क्लॉक असल में हमें किसके बारे में बता रहा होगा, ऑप्टिक डिस्क के बारे में। इफ द प्रोब इज हेल्ड एट द 9 ओ क्लॉक पोजीशन बट रोटेटेड सो द मार्कर इज नाउ एम्ड इंफीरियरली। कहते हैं अब हम लोगों ने प्रोब को रखा है 9 ओ क्लॉक पोजीशन पे, लेकिन जो मार्कर है उसको इंफीरियरली रखा है। तो अभी इंफीरियरली रखा है तो इकोग्राम पे कौन सा वाला पार्ट ऊपर आएगा, जाहिर बात है अब 6 ओ क्लॉक वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, 12 ओ क्लॉक वाला नीचे आ जाएगा। द 3 ओ क्लॉक पोजीशन रिमेन्स इन द सेंटर ऑफ द डिस्प्ले बट नाउ द 6 ओ क्लॉक पोजीशन इज एट द टॉप। जहाँ पर मार्कर होगा वही वाला साइड जो है ना इकोग्राम में ऊपर दिखाई देगा, और उसके अपोजिट वाला जो है 12 ओ क्लॉक पोजीशन वाला था तो वो नीचे दिखाई देगा। पेशेंट पोजीशन क्या है यहाँ पर दिखाई जा रही है, रिक्लाइनिंग पोजीशन है ऑन एन एडजस्टेबल चेयर, और सुपाइन पोजीशन ऑन अ कोच। ये वाली जो है यहाँ पर सुपाइन पोजीशन दिखाई, सुपाइन पोजीशन एक होती है और एक जो है रिक्लाइनिंग पोजीशन होती है एडजस्टेबल चेयर पे। सुपाइन पोजीशन ये लेटे हुए सूरत में जो होती है उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। एग्जामिनेशन टेक्निक्स क्या है, एंड एज अल्ट्रासाउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू एयर। अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं एयर में नहीं ट्रेवल कर सकती। सम फॉर्म ऑफ फ्लूइड कपलिंग बिटवीन द प्रोब एंड द आई इज एसेंशियल। कहते हैं कि प्रोब और आई के दरमियान में फ्लूइड ज़रूरी है क्योंकि एयर में वो मूव नहीं कर पा रही होती। इन कॉन्टैक्ट मेथड HPMC और सम अदर फॉर्म ऑफ कपलिंग मटेरियल इज बीइंग यूज्ड। ये HPMC जो है एक फ्लूइड है जो कि प्रोब और आई के दरमियान रखा जाता है। अगर इसके बारे में सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पर देख लें। कॉन्टैक्ट मेथड डज नॉट परमिट विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटीरियर सेगमेंट।
कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते इंटीरियर सेगमेंट के, एज द फर्स्ट 5 mm ऑफ द बीम इज़ पुअरली फोकस्ड, क्योंकि स्टार्ट वाली जो 5 mm ऑफ बीम जो है वो पुअरली फोकस्ड होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट मेथड में। क्या ज़रूरी है, दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप कपलिंग जो मटेरियल है यानी कि वाटर वगैरह वो सोल्यूशन वगैरह HMP HPMC वगैरह यूज़ करते हैं, और दूसरी बात ये बता दी है कि इंटीरियर सेगमेंट कॉन्टैक्ट मेथड में हम नहीं दे सकते क्योंकि फर्स्ट 5 mm की जो बीम होती है वो पुअरली फोकस्ड होती है। दूसरा जो मेथड है एग्जामिनेशन टेक्निक्स दो तरह की हैं। दूसरी जो है वो इमर्शन मेथड है, वाटर बाथ इज प्लेस्ड ओवर द आई एंड द प्रोब इज हेल्ड इन द वाटर बाथ बट नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लोब। उसमें क्या हो रहा था कि प्रोब कॉन्टैक्ट मेथड में क्या था कि प्रोब को हमने डायरेक्ट उसके साथ आई के साथ लगा दिया था, वो कपलिंग मटेरियल यूज़ करके। और इमर्जन मेथड में क्या है, एक वाटर बाथ की ज़रूरत है आई के ऊपर, और प्रोब को फिर उसकी वाटर बाथ के अंदर रखना है, ग्लोब के ऊपर टच नहीं करना है। इमर्जन मेथड परमिट्स मोर डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई। तो कॉन्टैक्ट मेथड में इंटीरियर पोर्शन एंटीरियर सेगमेंट की एग्जामिनेशन नहीं होती, जबकि इमर्जन मेथड में इंटीरियर पोर्शन की ऑफ द आई की एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से होती है। टाइप्स ऑफ स्कैन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द प्रोब, तो हमने कितनी टेक्निक्स पढ़ी, दो पढ़ी, कॉन्टैक्ट और इमर्जन। उसमें वो बातें ज़रूरी थी, ठीक हो गया। वाटर बात इमर्जन होता है, उसमें हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट की अच्छी डिटेल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बल्कि कॉन्टैक्ट में नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द प्रोब, कहते हैं प्रोब की पोजीशन पे की बेसिस पे जो स्कैन की टाइप्स हैं वो डिफरेंट है। एक ट्रांसओकुलर अप्रोच है और एक पैराओकुलर अप्रोच है, ठीक हो गया। जो ट्रांसओकुलर अप्रोच है उसमें फिर हमारे पास तीन आ जाती हैं, ट्रांसवर्स स्कैन आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्कैन आ जाता है, एक्सियल स्कैन आ जाता है। अब ये तो याद करने की चीज़ें, समझने की नहीं है। जैसे कि टाइप ऑफ स्कैन कितने हैं, दो हैं, ट्रांसओकुलर अप्रोच है और एक पैराओकुलर अप्रोच है। ट्रांसओकुलर में फिर तीन आ गई, एक ट्रांसवर्स स्कैन है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है और एक एक्सियल स्कैन है। अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे। ये हमारे पास ट्रांसओकुलर अप्रोच है, यहाँ पर स्क्लीरर के ऊपर रखा हुआ है प्रोब, और यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी वापस आएगी, और यहाँ पर देखो जो हमारे पास इकोग्राम है वो स्पाइक्स वगैरह शो कर रहे हैं। दूसरा जो है ट्रांसओकुलर अप्रोच में ट्रांसवर्स स्कैन क्रॉस सेक्शन, ये फर्स्ट वाला जो ट्रांसओकुलर अप्रोच में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्स स्कैन क्रॉस सेक्शन में देखा जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीजर के ऊपर आप लोगों ने प्रोब रख दिया, और अब हम इमेजेस देखेंगे, नीचे नज़र आ रही हैं दो। तो ट्रांसवर्स स्कैन नीचे लिखा हुआ भी है, फिर क्रॉस सेक्शनल स्कैन होता है। इसमें क्या होता है कि मेडिकल इमेजिंग ली जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स की साइड टू साइड पर्सपेक्टिव से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी और द ऑर्गन बीइंग स्कैन्ड। जो ऑर्गन आपने स्कैन करना है उसके परपेंडिकुलरली आपने प्रोब रखना है, और ये आपको क्रॉस सेक्शनल साइड टू साइड पर्सपेक्टिव व्यू देगी उस ऑर्गन का। दिस टाइप ऑफ स्कैन प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स विद इन द स्लाइसेस बीइंग एग्जामिन्ड, ठीक हो गया। तो ये ट्रांसओकुलर अप्रोच में ट्रांसवर्स स्कैन है। सेकंड जो हमारे पास थी वो है लॉन्गिट्यूडनल स्कैन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्कैन क्या होती है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल नहीं होता। जो आपने स्पेसिफिक पाथ और डायरेक्शन में चेंजेस देखनी है, एबनॉर्मेलिटीज़ देखनी है, तो उसी डायरेक्शन में आप प्रोब रखोगे, क्रॉस सेक्शनली नहीं चेक करोगे, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ गया ट्रांसओकुलर अप्रोच में एक्सियल स्कैन। अब एक्सियल स्कैन क्या होता है, इसमें हमारे पास जो स्कैन आता है, जो मेडिकल इमेजिंग आती है एक्सियल स्कैन्स में, वो प्रोवाइड करता है व्यू ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्कैन। इस टाइप के स्कैन ज़्यादातर हमारे पास कंप्यूटर टोमोग्राफी वगैरह में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वगैरह में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमने तीन टाइप्स पढ़ी ट्रांसओकुलर अप्रोच में। एक ट्रांसवर्स जो कि क्रॉस सेक्शनली साइड टू साइड हमने जो स्ट्रक्चर्स देखने थे तो उसके लिए ट्रांसवर्स की। लॉन्गिट्यूडनल में जो स्ट्रक्चर, जो एबनॉर्मेलिटी, जो चेंजेस आपने देखनी है तो उसी स्पेसिफिक। जबकि एक्सियल स्कैन में टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप जो स्ट्रक्चर देखना होता है तो उसमें हम एक्सियल स्कैन्स करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड हमने ये सब टाइप्स थी ट्रांसओकुलर की। फिर पैराओकुलर अप्रोच यहाँ पर दिखाई गई है।
पैराओकुलर नेम से ही जाहिर है कि ओकुलर आई और पैरा बिसाइड द आई या नियर द आई जो हम स्कैन्स ले रहे होते हैं उस अप्रोच को बोलते हैं। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो इमेजिंग डिवाइस और प्रोब है उसको पोजीशन करना है नियर द आई, ताकि आप कैप्चर करो डिटेल इमेजेस स्ट्रक्चर्स की अराउंड और विद इन द आई, जैसे कि आईलिड, आईलैशेस, टीयर डक्ट्स एंड सराउंडिंग टिश्यूज। ऑप्थेल्मिक अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पैराओकुलर अप्रोच में बी यूज्ड टू एग्जामिन द आईज एंटीरियर सेगमेंट including the cornea, iris and lens. This approach allows for high resolution imaging of these structures and can be valuable in diagnosing various eye conditions or abnormalities. This was paraocular approach. पूरा जो अल्ट्रासाउंड का एक सिस्टम है वो दिखाया गया है। ये प्रोब है, ये लाइन वो मार्कर है, ये डिस्प्ले स्क्रीन है जहाँ पर हमें इकोग्राम वगैरह दिखाई देगा। बेसिक स्क्रीनिंग टेक्निक्स आ गई अब हमारे पास। द हाईएस्ट गेन सेटिंग मस्ट बी यूज टू विजुलाइज एनी वीक सिग्नल। पहले बता दिया मैंने कि हाई गेन होगी तो वीक सिग्नल आएंगे। विट्रस ओपेसिटीज और पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट्स वगैरह में आते हैं, और टू गॉज द एक्सटेंट ऑफ विट्रस हेमरेजेस वगैरह। अगर आपने विट्रस ओपेसिटीज़ देखनी है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट्स देखनी है, विट्रस हेमरेजेस वगैरह देखनी है, तो आपने ये इनको क्या रखना होगा, हाई रखना होगा, तभी तो आपके पास वीक सिग्नल्स आएंगे। बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है विट्रस ये डेंस है, लेस डेंस है। इफ़ एनी पैथोलॉजी सच एज रेटिनल और कोरोइडल डिटैचमेंट्स इज फाउंड देन द गेन में बी रिड्यूस फॉर बेटर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स। वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी कि इसके लिए गेन को लो रखोगे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आएंगे, तो आप रेटिनल और कोरोइडल डिटैचमेंट्स वगैरह देख सकते हो। इट इज़ वाइटल दैट ड्यूरिंग बेसिक स्क्रीनिंग द एंटायर ग्लोब बी एग्जामिन्ड। बेसिक स्क्रीनिंग आप कर रहे हो तो पूरे ग्लोब को एग्जामिन करना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द पोस्टीरियर पोल आउट टू द फार पेरिफ्री, पोस्टीरियर पोल से लेकर फार पेरिफ्री तक, यूजिंग अ लिम्बस टू फॉर्निक्स अप्रोच। लिम्बस टू फॉर्निक्स अप्रोच के बारे में बता रहे हैं। ईच क्वाड्रेंट इज इवेलुएटेड केयरफुली। लिम्बस से फॉर्निक्स अप्रोच में क्या होता है कि आपने ये अप्रोच करते हुए सारे क्वाड्रेंट्स जो हैं आप वो उसकी एवेल्यूएशन कर सकते हो। द 4 मेजर क्वाड्रेंट्स इंक्लूड 12, 3, 6 एंड 9 o'clock पोजीशन। ये सारे क्वाड्रेंट आप लिम्बस टू फॉर्निक्स अप्रोच में चेक कर सकते हैं। ईच सेंटर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द इकोग्राम इन ट्रांसवर्स अप्रोच। ट्रांसवर्स जो कि क्रॉस सेक्शनल अप्रोच है उसमें, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 6 clock hours आर इमेज्ड एट वंस। कहते हैं जब स्कैन किया जाता है तो उसमें पूरे के पूरे 12 आवर्स जो हैं वो स्कैन नहीं किया जाता, मतलब जो 6 clock hours हैं सिर्फ वही इमेज किए जा सकते हैं। बाय एग्जामिनिंग ईच क्वाड्रेंट द एरियाज एग्जामिन्ड विद ओवरलैप देयर बाय रीएश्योरिंग द एग्जामिनर दैट द एंटायर पेरिफेरी ऑफ द ग्लोब इज विजुअलाइज्ड। वही बात हो गई। अ फोटो और प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द 4 क्वाड्रेंट शुड बी ऑब्टेन्ड। सही हो गया। डॉक्यूमेंट द पोस्टीरियर पोल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सियल स्कैन। पोस्टीरियर पोल को आपने हॉरिजॉन्टल एक्सियल स्कैन लेके भी प्रिंट करना है, विच इनकॉर्पोरेट्स बोथ द ऑप्टिक नर्व एंड द मैकुला इन वन इकोग्राम। अगर आप पोस्टीरियर पोल की हॉरिजॉन्टल एक्सियल स्कैन करेंगे तो आपको ऑप्टिक नर्व और मैकुला जो है एक ही इकोग्राम में मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको एक ही इकोग्राम में ऑप्टिक नर्व और मैकुला चाहिए तो आप किस किस्म का स्कैन करोगे पोस्टीरियर पोल का, तो हॉरिजॉन्टल एक्सियल स्कैन करोगे। इफ़ नो एडिशनल पैथोलॉजी इज डिटेक्टेड दिस 5 इकोग्राम्स कंप्लीट द एग्जामिनेशन। कहते हैं कि कोई और एडिशनल पैथोलॉजी अगर आपने नहीं देखनी तो ये 5 जो इकोग्राम्स हैं वो आपकी एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर देंगे। कौन से 5 इकोग्राम? जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सियल और ये ट्रांसवर्स और ये सारे हमने पढ़े, इसके बारे में बता रहे हैं।
बेसिक स्क्रीनिंग टेक्निक लोकलाइजेशन ऑफ द मैकुला। मैकुला की लोकलाइजेशन हम इकोग्राम में किस तरह से करेंगे। द फोर मेथड्स ऑफ लोकलाइजिंग एंड सेंटरिंग ऑफ द मैकुला आर एज फॉलोज। कहते हैं 4 तरीक़ों से हम मैकुला को लोकलाइज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इकोग्राम में। एक हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इंपॉर्टेंट है कि 4 मेथड्स हैं। डिपेंडिंग ऑन द आई, वन मेथड में बी प्रेफरेबल टू अनदर। कहते हैं आई पे डिपेंड करता है कि किसकी आई किस तरह से, किसकी किस तरह से, तो उस पे प्रेफरेबल है एक मेथड दूसरे के ऊपर। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स में भी डिजायर्ड, या फिर किसी किसी आई के लिए दोनों मेथड्स या फिर सारे मेथड्स भी किए जा सकते हैं। द ओरिजेंटल मेथड्स इन्वॉल्व फर्स्ट अलाइनिंग का ओरिजेंटल एक्सेस। ओरिजेंटल मेथड में आपने क्या करना है, इन्वॉल्व फर्स्ट अलाइनिंग का होरिजेंटल एक्सियल दैट इज प्रोब ऑन द कॉर्निया विद द मार्कर नेजली। ये वाली सारी टेक्निक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेनी है कि ओरिजेंटल मेथड में आपने प्रोब को कॉर्निया के ऊपर रखना है और मार्कर जो है वो नेजली होना चाहिए। अपनी आई को इमेजिन करो, प्रोब आपने कॉर्निया के ऊपर रखा है और मार्कर आपके नेजल साइड पे मौजूद है। तो इन दिस पार्टिकुलर स्कैन इट इज़ नोन दैट द मैकुला लाइज जस्ट बिलो द नर्व। तो इस पार्टिकुलरली जो हॉरिजेंटल मेथड ऑफ स्कैनिंग है, इसमें हमें कहा जाता है कि मैकुला जो है वो नर्व के नीचे होगा। कैसे नीचे होगा, वो इस तरह से नीचे होगा कि हमने प्रोब रखा है कॉर्निया के ऊपर, मार्कर हमारा नेजल साइड पे है और मार्कर तो इकोग्राम में टॉप को शो कर रहा होता है। तो टॉप हमारे पास क्या आएगा इकोग्राम में, ऑप्टिक नर्व आएगी। क्यों, क्योंकि मार्कर की पोजीशन नेजल साइड पे है और नेजल साइड पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व होता है और ऑप्टिक नर्व के टेम्पोरल साइड पे हमारे पास मैकुला होता है। तो इस वाले जो हॉरिजेंटल मेथड में है, अगर ये आप याद ना भी करो तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि हॉरिजेंटल मेथड में चूंकि हमने प्रोब को रखा था कॉर्निया के ऊपर, मार्कर हमारे पास नेजल साइड पे था, और तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैकुला है वो इकोग्राम में ऑप्टिक नर्व के नीचे मौजूद है। तो टॉप ऑफ द इकोग्राम ऑप्टिक नर्व को शो करेगी और बॉटम ऑफ द इकोग्राम मैकुला को शो करेगी। क्यों, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा है कि जो मार्कर होता है वो सुपीरियर पार्ट ऑन द इकोग्राम शो करता है और मार्कर की पोजीशन आपने नेजल साइड पे रखी थी। तो नेजल साइड पे तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व मौजूद है, तो इकोग्राम में ऑप्टिक नर्व टॉप पे होगी, जबकि उसके ऑपोजिट साइड पे यानी कि 6 o'clock पोजीशन पे क्या होगा, मैकुला होगा। Second vertical method involves first aligning a vertical axial, that is the probe on the cornea with the marker at the 12 o'clock position। अब फिर से आपने प्रोब को कॉर्निया के ऊपर रख दिया, लेकिन मार्कर की पोजीशन अब नेजल साइड पे नहीं बल्कि 12 o'clock पोजीशन पे मौजूद है। नेक्स्ट टिल्ट द प्रोब फ्रॉम स्लाइटली नेजल टू स्ट्रेट अहेड। अब आपने क्या करना है कि टिल्ट करना है प्रोब को स्लाइटली नेजल साइड से स्ट्रेट अहेड। रखा कहाँ था, कॉर्निया के ऊपर रखा था। मार्कर की पोजीशन कहाँ पे थी, 12 o'clock पोजीशन पे थी। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट करना है नेजल साइड से स्ट्रेट अहेड प्रोब को। जस्ट आफ्टर द ऑप्टिक नर्व शेडो इज लॉस्ट, जैसे ही ऑप्टिक नर्व का शेडो लॉस्ट हो जाएगा तो प्रोब जो है वो अलाइन हो जाएगा मैकुला के ऊपर वर्टिकली। इसको आप इस तरह से सोचोगे कि आपने प्रोब तो रखा हुआ है लेकिन बिल्कुल परपेंडिकुलरी नहीं रखा हुआ था, कॉर्निया के ऊपर रखा हुआ था, 12 o'clock पोजीशन पे उसका मार्कर था। फिर आपने क्या किया, प्रोब को टिल्ट करवाया नेजल टू स्ट्रेट अहेड, ऐसे नेजल ही पहले पड़ा हुआ था, फिर उसको स्ट्रेट अहेड आपने कर दिया। तो नेजल साइड पे तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व था, तो ऑप्टिक नर्व का शेडो जैसे ही ख़त्म होता जाएगा तो आपके पास मैकुला शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले वो नेजल ही ऐसे प्रोब था, उसको आपने टिल्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट करते गए, तब तक स्ट्रेट किया जब तक ऑप्टिक नर्व का शेडो लॉस्ट नहीं हो जाता। जब लॉस्ट हो जाएगा तो पीछे आपको क्या नज़र आना शुरू हो जाएगा, असल में वो पीछे नहीं होता, वो तो प्रोब को हम टिल्ट कर रहे हैं ना स्ट्रेट अहेड, तो वो टेम्पोरल साइड पे आता जाएगा तो हमें मैकुला नज़र आ जाएगा। ट्रांसवर्स मेथड इन्वॉल्व्स द पेशेंट फिक्सिंग स्लाइटली टेम्पोरली एंड प्लेसिंग द
पेशेंट ने फिक्सेट करना है टेम्पोरल साइड पे, ठीक हो गया। एंड प्लेसिंग द प्रोब ऑन टू द नेजल स्क्लीरा, अब हमने प्रोब को रखना है नेजल स्क्लीरा पे। नेजल साइड आई की इमेजिन करो, नेजल साइड पे जो स्क्लीरा मौजूद है वहाँ पर प्रोब रख दिया। मार्कर की पोजीशन 12 o'clock पोजीशन पे है। यूजिंग द ऑप्टिक नर्व एज द सेंटर ऑफ द इमेजिन क्लॉक, हम लोगों ने ऑप्टिक नर्व को क्या रखना है, सेंटर ऑफ द क्लॉक पे इमेजिन करना है। द मैकुला इज एट द 9 o'clock पोजीशन एट द पोस्टीरियर पोल इन द राइट आई एंड एट द 9 o'clock पोजीशन एट द पोस्टीरियर पोल इन द लेफ्ट आई। क्या कह रहे हैं कि प्रोब रखा था आप लोगों ने नेजल स्क्लीरा के ऊपर, 12 o'clock पोजीशन पे उसका मार्कर मौजूद था। ऑप्टिक नर्व जो है वो सेंटर में नज़र आएगी। ऑप्टिक नर्व अब हमें सेंटर में क्यों नज़र आ रही है, ये समझ यहाँ से आती है कि मार्कर अगर 12 o'clock पोजीशन पे मौजूद है तो वो तो सुपीरियर पार्ट पे मौजूद है। 12 o'clock पोजीशन तो आई की ऑप्टिक नर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती ना। सेंटर में अब हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑप्टिक नर्व आ जाएगी। अब ऑप्टिक नर्व की राइट आई की मैं बात कर रही हूँ। अब मुझे बताओ कि 9 o'clock पे मैकुला मौजूद होगा या 3 o'clock पे मैकुला मौजूद होगा। तो जाहिर बात है 9 o'clock पे पोजीशन पे मैकुला मौजूद होगा, क्योंकि अपनी राइट आई को इमेजिन करो। सुपीरियर पार्ट जो है, जो आईब्रो है वो 12 o'clock पोजीशन है। जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो आईलिड जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है, वो 6 o'clock पोजीशन है। और राइट आई का जो राइट साइड है टेम्पोरल साइड, वो शो कर रहा होता है 9 o'clock पोजीशन को। और जो नेजल साइड है वो शो कर रहा होता है 3 o'clock पोजीशन को। तो जब हमने कह दिया कि ऑप्टिक नर्व सेंटर में है, वो इसलिए कह दिया क्योंकि मार्कर 12 o'clock पे था। तो मैकुला हमारे पास राइट आई में 9 o'clock पोजीशन पे होगा, जबकि लेफ्ट आई में आप लोग बताओ कहाँ होगा, 3 o'clock पोजीशन पे होगा। क्योंकि लेफ्ट आई में हमारे पास जो 3 o'clock पोजीशन आ रही होती है वो टेम्पोरल साइड पे आ रही होती है, और 9 o'clock पोजीशन जो है वो नेजल साइड पे आ रही होती है, और 12 और 6 उसी तरह मौजूद होती हैं। तो जो लेफ्ट आई है उसमें सेंटर में जब ऑप्टिक नर्व मौजूद है तो 3 o'clock पोजीशन पे हमारे पास क्या मौजूद होगा, मैकुला मौजूद होगा। द लॉन्गिट्यूडनल मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग द पेशेंट गेज स्लाइटली टेम्पोरली, इसमें भी पेशेंट जो है वो स्लाइटली टेम्पोरली देखेगा और प्रोब को क्या करना है, नेजल स्क्लीरा पे पुट करना है। जाहिर बात है अगर आपने नेजल स्क्लीरा पे पुट करना है तो नेजल स्क्लीरा आपके पास कब आएगा, जब आप टेम्पोरल साइड पे देखोगे। जब पेशेंट टेम्पोरल साइड पे देखेगा तभी तो सामने की तरफ नेजल स्क्लीरा आएगा। जब नेजल स्क्लीरा सामने आ गया तो उस पर प्रोब पुट करो, और मार्कर जो है वो ओरिएंट होगा टूवर्ड्स द लिम्बस। लिम्बस जानते हो, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन को बोलते हैं, वहां पर मार्कर की पोजीशन उस साइड पे होगी। अब दिस इज अ हॉरिजेंटल स्कैन ऑफ द मैकुला विद द नर्व एट द बॉटम राइट ऑफ द इकोग्राम एंड द मैकुला जस्ट सुपीरियर टू द नर्व। ये कैसे हो गया। अब सोचो कि स्क्लीरा के ऊपर, नेजल स्क्लीरा के ऊपर आपने प्रोब रखा हुआ है और हॉरिजेंटल स्कैन ले रहे हो, और लिम्बस की साइड पे हमारे पास मार्कर मौजूद है। तो मार्कर तो सुपीरियर पोजीशन को शो करवाता है, तो सुपीरियरली हमारे पास मैकुला मौजूद होगा और बॉटम पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व मौजूद होगी। वो किस तरह से, मैं अभी आप लोगों को पढ़ाते हुए इमेजिन कर रही हूँ, तो आप लोग भी पढ़ते हुए खुद की आई को इमेजिन करो। लेफ्ट आई को अपनी ले लो और पेशेंट दिख रहा है टेम्पोरल साइड पे, नेजल स्क्लीरा पे आपने प्रोब रखा हुआ है, मार्कर उसका लिम्बस साइड पे है। तो लिम्बस तो हमारे पास टेम्पोरल साइड पे आ गया ना। तो टेम्पोरल साइड पे हमारे पास क्या होता है, मैकुला होता है, और इकोग्राम का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो असल में मार्कर ही बता रहा होता है ना। तो मार्कर लिम्बस साइड पे मौजूद है और सुपीरियर पार्ट को वो शो करेगा। तो सुपीरियर साइड पे हमारे पास मैकुला होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास मार्कर लिम्बस साइड पे मौजूद है, और लिम्बस साइड पे हमारे पास क्या होगा, वो टेम्पोरल साइड पे मौजूद है ना। अगर हम लोग इस आई की लेफ्ट आई की बात करें तो टेम्पोरल साइड पे हमारे पास मैकुला है, तो सुपीरियर इकोग्राम में हमें मैकुला दिखाई देगा, और इन्फीरियरली जो है वो क्या दिखाई देगा, ऑप्टिक नर्व दिखाई देगी। ठीक हो गया। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। ये समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आ जाए तो याद कर लें। लेकिन अगर समझ के करेंगे तो याद करना आसान है। कि जैसे ओरिजेंटल में सेंटर पे हमने क्या रखा था, कॉर्निया पे हमने प्रोब रखा था, उसका मार्कर हमारे पास कौन सी पोजीशन पे था, मार्कर को देख लेंगे कि कौन सी पोजीशन पे था, नेजली था मार्कर। तो नेजल साइड जो है, नेजल साइड पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, नेजल साइड पे तो हमारे पास ऑप्टिक नर्व मौजूद होती है। तो स्कैन में जो है हमारे पास नर्व ऊपर आएगी और मैकुला नीचे आ जाएगा।
फिर हमारे पास क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज बोथ द नर्व एंड द मैकुलर इमेज द लॉन्गिट्यूडनल मेथड में बी प्रेफरेबल। कौन सा मेथड प्रेफरेबल है? लॉन्गिट्यूडनल मेथड प्रेफरेबल है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट हैज़ अ कैटरेक्ट, बिकॉज इन दिस ओरिएंटेशन द लेंस इज bypassed, eliminating absorption of the sound from the crystalline lens. This method is also preferable when an intraocular lens implant is present, which cause both absorption and a chain of artifacts in the vitreous cavity with an even greater compromised echogram। वही सारी बातें पीछे वाली। हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी या तो नॉर्मल होगी। इंटरप्रिटेशंस मैंने बताई थी कि जब इकोग्राम आपके सामने आ जाए तो आप बताओगे कि ये जो स्कैन्स हैं ये नॉर्मल है, नॉर्मल आई को शो कर रहे हैं, या फिर इसमें कोई कंजेनिटल एनोमलीज मौजूद हैं। एंटीरियर सेगमेंट आप इसमें देख सकते हो, विट्रस रेटिना कोरोइड ऑप्टिक डिस्क देख सकते हो, कोई भी ओकुलर ट्यूमर देख सकते हो इसमें, ऑर्बिटल पैथोलॉजीज को डिटेक्ट कर सकते हो, ओकुलर ट्रामा वगैरह का भी इसमें पता चलता है। नॉर्मल ओकुलर टोमोग्राफी, आई थिंक ये जो इंटरप्रिटेशंस है ये हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। फिलहाल फी अमान अल्लाह।